हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। गार्डनर महोदय ने ये बताया कि बुद्धि का कोई एक कारक नहीं है, बुद्धि में अनेक कारण सम्मिलित होते हैं और अनेक कारणों से बुद्धि जो है अनेक क्रियाविधि या गतिविधियों को संपादित करने में व्यक्ति को निर्देशित नियंत्रित करती रहती है। अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि का प्रारंभ में इन्होंने 7 कारण बताया था। बाद में इन्होंने बुद्धि के प्रकार के अंतर्गत 2 नए प्रकार शामिल किया था, जो 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि और 2000 में अस्तित्ववादी बुद्धि को इन्होंने शामिल किया। अर्थात इन्होंने बहु कारणों को यानी बुद्धि के अनेक कारणों को उन्होंने बुद्धि के प्रकार के रूप में 9 प्रकार बताया है अपने सिद्धांत के अंतर्गत। आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि बुद्धि है क्या। हालांकि बताया जा चुका है, थोड़ा सा समझते हुए। बुद्धि जो है मानव को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता को प्रदर्शित करती है। अगर समस्या है तो वहाँ बुद्धि समाधान की बात सोचेगी, अगर कोई गतिविधि है, क्रिया है तो उसे संपादित करने की बात सोचेगी। यानी परिस्थितियों के अनुसार जो उचित गतिविधियां होती है उसी को बुद्धि जो है प्रदर्शित करती है, व्यवहार कराती है, नियंत्रित करती है, जिससे वह व्यक्ति उस परिस्थिति में अपने आप को सही या योग्य या सही दृष्टिकोण से अपने आप को साबित कर सके। आगे अगर हम बात करें तो बुद्धि एक मानसिक क्षमता है। बुद्धि क्या है? एक मानसिक क्षमता है जो अमूर्त होती है, जो विभिन्न व्यवहारों, योग्यताओं, क्रियाओं इत्यादि के माध्यम से देखने में आता है या अनुभव में आता है या पकड़ में आता है। तो बुद्धि एक अमूर्त मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर व्यक्ति अपन विभिन्न क्रियाकलापों को करता है। भाषा, व्यवहार इत्यादि गतिविधियों के माध्यम से वो अपनी योग्यता, क्षमता को प्रदर्शित करता है। ये सब डिटेल में आपको पढ़ाया जा चुका है। आप प्ले लिस्ट में प्लीज़ जाइए, वहाँ से उस वीडियो को पढ़िए। इसी सेमेस्टर के अंतर्गत वो प्ले लिस्ट बनी हुई है। आगे हम चलते हैं। इन्होंने क्या किया कि अपना जो सिद्धांत का प्रतिपादन, अपने जो बुद्धि के सिद्धांत को दिया, इन्होंने कुल बुद्धि के अनेक कारणों को 9 प्रकार के बुद्धि के अंतर्गत पिरो दिया है। यानी 9 प्रकार के बुद्धि के अंतर्गत अनेक बुद्धि के कारणों को शामिल किया है। इसमें इन्होंने ये बताया कि जो बुद्धि का जो शुरू का 3 ठो है, जो शुरू का 3 बुद्धि है क्षमता, इसको उन्होंने मापन के द्वारा, बुद्धि के मेजरमेंट के द्वारा साबित किया, सिद्ध किया, प्रमाण दिया कि इस प्रकार की ये बुद्धि है, इसका यह प्रमाण है। उसी प्रकार से इन्होंने 4 से लेकर के 9 जो बुद्धि प्रकार उन्होंने बताया, उसको उन्होंने विकास के आधार पर यानी व्यक्तित्व के विकास के आधार पर, इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के आधार पर इसको सिद्ध किया। दूसरा इन्होंने इसका प्रमाण दिया न्यूरो मनोविज्ञान। न्यूरो मनोविज्ञान एक नस जो होता है, नसों के सिस्टम के आधार पर, नसों के बनावट के आधार पर व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। हालांकि ये मनोचिकित्सक लोगों की पढ़ाई होती है। तो इसके आधार पर इन्होंने इन 4 से लेकर 9 तक के बुद्धि के कारणों के जो है प्रमाण दिया, बुद्धि के प्रकार के स्वरूप का प्रमाण दिया। फिर व्यवहार के आधार पर कि मनुष्य व्यवहार किस आधार पर करता है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर 4 से लेकर के 9 तक का जो है बुद्धि का उन्होंने प्रमाण देते हुए अपनी बात कही, यानी सिद्ध करते हुए एक प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत की स्थापना की है। बुद्धि का यानी बहुबुद्धि सिद्धांत की स्थापना इन्होंने की है। अब रह गई महत्वपूर्ण बात, ये रह गई कि बुद्धि काम कैसे करती है। अगर बुद्धि 9 प्रकार की है तो ये बुद्धि काम कैसे करती है। तो इन्होंने ये बताया कि हर इसमें जो 9 प्रकार की बुद्धि है, सभी बुद्धि आधा स्वतंत्र होती है और आधा अन्य कारकों पर निर्भर करती है। और ये सभी बुद्धि आपस में, जो जितने बुद्धि के प्रकार है, आपस में अंतःक्रिया करती रहती है। आपस में अंतःक्रिया करते हुए आदमी के व्यवहार का, आदमी के क्रिया का, आदमी के भाषा का, आदमी के ज्ञान का, आदमी के प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करती रहती हैं। ये सभी 9 प्रकार की बुद्धि आपस में अंतःक्रिया करती रहती हैं और मतलब एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करती रहती हैं, परंतु हर बुद्धि अपने आप में आधा स्वतंत्र होती है, आधा में अन्य गतिविधियां होती हैं। लेकिन इन सभी 9 प्रकार की बुद्धियों का अपना कुछ विशेष क्षमता होता है, अपना इसका विशेष फोकस होता है, अपना इसका विशेष स्वरूप होता है, अपना इसका एक विशेष स्वभाव होता है, एक व्यवहार होता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो बोलते तो सब लोग हैं,
कोई ऐसा भी बोलता है जिसको दुनिया सुनने के लिए बेताब हो जाती है, और कोई ऐसा भी बोलता है जिसका कोई नहीं सुनता, जैसे पागल। कहने का हमारा तात्पर्य है कि इसमें सभी क्षमताएं जो है, आप आधा स्वतंत्र हैं और आधा में अन्य क्षमताओं का उसमें अंतःक्रिया होता रहता है। कुल मिलाकर ये सभी क्षमताएं जो है बुद्धि के प्रकार के ही रूप में होती हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि को प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने बुद्धि के अनेक कारण बताए हैं। अनेक कारणों के आधार पर, यानी बुद्धि के अनेक कारक हैं, अनेक कारकों के आधार पर इन्होंने बुद्धि को 9 प्रकार से विभाजित किया है, 9 प्रकार में बांटा है। और 9 प्रकार की बुद्धि किस प्रकार होती है उसका इन्होंने परीक्षण के आधार पर, विकास, न्यूरो मनोविज्ञान और व्यवहार के आधार पर इसका प्रमाण भी दिया है। आइए इन 9 प्रकारों का पहले हम अर्थ समझते हैं। पहला है, इन्होंने बताया, पहली बुद्धि भाषाई बुद्धि। अब भाषाई बुद्धि जिसके अंदर जितना ही अधिक शब्दकोश होगा, जितना ही अधिक शब्द वाक्य, जितना सुंदर वाक्य बनाएगा, जितना उचित शब्दों का प्रयोग करेगा, जितना अधिक अनेक भाषाओं का ज्ञान रखेगा, उसके पास उतना ही अधिक बुद्धि होगी, उतना ही उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी। यानी बुद्धि के प्रकार में भाषाई कुशलता, जिसमें सेंटेंस का बनाना, वाक्य बोलना, सार्थक शब्दों का प्रयोग करना, उचित शब्दों का प्रयोग करना, उचित वाक्यों का निर्माण करना, अनेक भाषाओं को जानना, ये सब क्या कहलाती है? भाषाई बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषाई बुद्धि। जो जितना ही अधिक भाषा, जैसे भाषा की अगर हम बात करें तो जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई लिखना भी क्या है? एक प्रकार की भाषा ही तो है। शब्दों को संगठित करना, शब्दों का निर्माण करना, शब्दों का उपयोग करना, वाक्य की रचना करना, शब्द की रचना करना, ये सब जितना, ये सब सीखना या इसका निर्माण करना, या ये कहिए कि ये सब चीज़ों को ज़्यादा दिमाग में रखना, ये भी एक प्रकार की बुद्धि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? भाषाई बुद्धि। जो व्यक्ति जितना अधिक भाषा को समझता होगा, वह व्यक्ति उस व्यवहार, उस समाज के व्यवहार को भी उतना अधिक समझता होगा। यानी भाषा के आधार पर भी बुद्धि की विशिष्टता, बुद्धि का विशेष रूप देखा जाता है, पाया जाता है, होता है। इन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने बताया तार्किक एवं गणितीय बुद्धि। तर्क का मतलब होता है सिस्टमेटिक। जैसे तर्क सीढ़ीनुमा होता है, एक के बाद एक वो सूक्ष्म होता चला जाता है। पहले सामान्य तर्क, फिर उसके बाद विशेष तर्क, फिर उसमें विशेष, फिर उसमें विशेष। यानी तर्क कहते हैं आधारपूर्ण ढंग से विचार करना, तर्क कहलाता है। उसी तरह से गणित भी होती है, जो अंक गणितीय होती है, चाहे अंकगणित हो, चाहे बीजगणित हो, चाहे कोई भी हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो, गणित में भी ऐसे ही चलता है। गणित एक सिस्टमेटिक वे में चलती है, एक तर्कफुल अंदाज में चलती है, एक तर्क वाले ढंग से। क्योंकि जब समस्या पूछी जाती है तो उसमें तर्क के आधार पर ही उसका सूत्र प्रयोग होगा, या कौन सी विधि प्रविधि लगी, उसका निर्णय करके वो हल करने का प्रयास किया जाता है। तो तार्किक बुद्धि के अंतर्गत किसी चीज़ को सिस्टमेटिक क्रम ढंग से विचार करना, विभिन्न प्रकार की गणितीय क्रियाएं करना, उनका संबंध ज्ञात करना, उनमें जो है तार्किक ढंग से अपनी बात रखना, तार्किक ढंग से तुलना करना, तार्किक ढंग से समस्या का समाधान खोजना, इत्यादि प्रकार की भी बुद्धि होती है, जिसको उन्होंने तार्किक और गणितीय बुद्धि का नाम दिया है। फिर उन्होंने तीसरी बुद्धि दिया है अस्थानी बुद्धि। बुद्धि के प्रकार में उन्होंने तीसरी बुद्धि बताया है अस्थानी बुद्धि। अस्थानी बुद्धि का तात्पर्य है किसी स्थान विशेष के आधार पर आपका दिमाग कैसे काम करता है। जैसे कोई सजावट करना है तो उस स्थान के आधार पर कैसे आप सजाएं कि ज़्यादा उत्तम होगा। कोई चित्रकला वाला चित्र बनाना है, किसी जो है किसी विशेष समस्या से ग्रसित कोई विशेष जगह आप फंस गए हैं, वहाँ से निकलने की अगर बात सोची जाए तो उस स्थान विशेष से आप कैसे व्यवहार करेंगे, तो ऐसी इसको बोलते हैं अस्थानी बुद्धि। जैसे कि हमारे पास कम संसाधन है, उसी में हम अपने आप को अच्छा कैसे कर लें, ये अस्थानी बुद्धि कहलाएगी। यानी स्थान विशेष के आधार पर उपयुक्त व्यवहार, उपयुक्त निर्माण, उपयुक्त क्रिया प्रतिक्रिया करना भी क्या कहलाती है? अस्थानी बुद्धि कहलाती है। जैसे कोई ख़राब चीज़ है, उसको अच्छे ढंग से अरेंज कर दो तो वही सुंदर लगने लगेगा। सॉरी, अर्थात कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि स्थान विशेष के आधार पर विशेष व्यवहार या उचित व्यवहार या अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करना भी एक प्रकार की बुद्धि है, उसको उन्होंने अस्थानी बुद्धि नाम दिया। चौथा दिया है शारीरिक गतिकी बुद्धि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शारीरिक गतिकी यानी शरीर के गत्यात्मक अवस्था में भी व्यवहार होना,
कुशलता प्रदर्शित करना, ये सब क्या कहलाता है? शारीरिक गति की बुद्धि। जैसे अत्यधिक दौड़ना, खेल कूद करते समय बैलेंस बना के रहना, व्यायाम करना। जैसे सब लोग जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, लेकिन जिसके पास शारीरिक गति की बुद्धि होगी वही नियम से व्यायाम करेगा, नहीं तो बकिया लोग जान करके भी कुछ नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है व्यायाम करना, प्राणायाम करना, क्रिकेट खेलना, खेलकूद के मैदान में भाग लेना, दौड़ लगाना, एक प्रकार से जितनी शरीर की गत्यात्मक अवस्था, प्रशिक्षण लेना, कोई यान चलाना, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं शरीर के गत्यात्मक अवस्था में शरीर का संतुलन बनाते हुए क्रिया को करने की क्षमता भी एक प्रकार की बुद्धि होती है। वो भी क्या है? बुद्धि होती है। जैसे कोई थोड़ा सा खेल के बैठ जाता है तो यह उसके अंदर शारीरिक गति की बुद्धि कम है। कोई बहुत खेल के भी नहीं थकता है, उसके मतलब शारीरिक गति की बुद्धि अधिक है। कोई 1 मिनट जो कम खेलेगा वो कम शारीरिक गति की बुद्धि, जो ज़्यादा खेलेगा वो शारीरिक गति की बुद्धि उसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि वह उसमें मन, व्यवहार, ऊर्जा सब तन्मयता से लग जाता है। तो इस प्रकार से जितना ही वह उस कार्य या प्रशिक्षण प्रतिक्रिया में जितना ही वह ज़्यादा समय तक तन्मय तत्पर रहेगा उतना ही उसके अंदर शारीरिक गति की बुद्धि अधिक है। अगला है सांगीतकी बुद्धि। संगीत का मतलब होता है जैसे जब कोई चीज़ गाते हैं तो सुर, लय, ताल, 7 सुर होते हैं, 9 रस होते हैं। उसी तरह से 7 सुर 9 रस जो आरोह अवरोह होता है, यानी उचित ढंग से शब्द को खींच के बोलना, फिर रुकना, फिर किस ढंग से किस भाषा को, किस शब्द को बोला जाए कि वह सुमधुर संगीत निकले, यह भी एक प्रकार की बुद्धि। गाने को तो सब लोग अच्छा बुरा सब लोग गा लेते हैं, लेकिन सबके सामने गाना, विशेष रूप से गाना, अलग अंदाज में गाना, शास्त्रीय ढंग से गाना, उत्तरोत्तर अभ्यास करते हुए बहुत सुमनोहर ढंग से गाना, ये सब बुद्धि के क्या है? स्वरूप हैं। यानी संगीत के अंतर्गत सुर, लय, ताल, उचित आरोह और अवरोह, ये सब जो गतिविधियां होती हैं संगीत के माध्यम में या संगीत के कार्यक्रम के अंतर्गत, वह भी एक प्रकार का इस बात को पकड़ लेना भी एक प्रकार की मानसिक बुद्धि का स्वरूप इन्होंने बताया। अगला है, छठा है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बुद्धि है। वैसे तो सब महत्व, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि मतलब स्वयं आप अपने विषय में क्या बुद्धि रखते हो, आप अपने रूप में क्या सोचते हो, आप अपने रूप में क्या भावनाएं रखते हो, आप अपने को किस रूप में स्थापित करना चाहते हो। अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हो, अपने लिए अपने आप को संयमित करते हो, नियंत्रित करते हो, अपने आप को गंभीर बना के रखते हो, गलत संवेगों को रोकते हो यानी क्रोध, काम इत्यादि को रोकते हो, अच्छे संवेगों को बढ़ा करके उत्साहपूर्वक अपने क्रियाकलापों के प्रति ईमानदारी पूर्वक तत्पर हो, तो यह सब ऐसी योग्यता क्षमता जो प्रदर्शित होती है उसको व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि कहते हैं। यानी स्वयं का उत्थान, स्वयं का सम्मान, स्वयं का विकास, स्वयं का सद्गुणों का धारण करना इत्यादि संबंधी बातों गतिविधियों से जो संबंधित बुद्धि होती है उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि कहते हैं, जिसमें अपना कल्याण हो, अपना विकास हो। ये सब क्या कहलाती है? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि कहलाती है। अगला है सातवां, जैसे सातवां चलते हैं व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। मतलब आप व्यक्तिगत रूप से दूसरे के विषय में क्या सोचते हो, ऐसा जैसे परोपकार करना, दूसरे को कष्ट दूर करना, ज़्यादातर सामाजिक कल्याण में लगे रहना, दूसरे का सहयोग प्रदान करना, दूसरे को आर्थिक मदद करना, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना, दूसरे के प्रति दयालु, उदारता, क्षमा का व्यवहार प्रदर्शित करना, दूसरे के सुख दुख में भाग लेना, सामाजिक कार्यों में रुचि रखना, ये सब जितनी गतिविधियां होती हैं वो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, यानी आप व्यक्तिगत रूप से दूसरे के विषय में क्या सोचते हो, दूसरे के विषय में क्या करते हो, ये सब भी एक प्रकार की बुद्धि होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। यानी दूसरे के साथ आपका व्यवहार कैसा होता है, यह भी एक प्रकार की बुद्धि होती है। अगला है प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसको इन्होंने अपने सिद्धांत में 1998 में जोड़ा। क्या है प्रकृतिवादी बुद्धि? प्रकृतिवादी बुद्धि मतलब प्रकृति को परखने संबंधी, प्रकृति के परिवर्तन को परखने संबंधी, प्रकृति की स्थिति को समझे, जैसे एक प्रकार से मौसम विज्ञान, ये क्या है? प्रकृतिवादी बुद्धि है। वनस्पति विज्ञान प्रकृतिवादी बुद्धि है, क्योंकि वो प्रकृति की ही व्याख्या करता है, प्रकृति के ही परिवर्तन है। जैसे किसान भी क्या करता है? एक प्रकार की प्रकृतिवादी ही बुद्धि रखता है। वो फसलों के लक्षण, स्वभाव, आवश्यकता
क्रियाकलाप इत्यादि को देखते हुए वो व्यवहार करता है। जैसे जीव जंतुओं के अगर हम परिवर्तन की बात करें, पर्यावरणीय वनस्पतियों में परिवर्तन, पर्यावरणीय जीव जंतुओं में परिवर्तन, ये सब जो प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाती है। जैसे तत्वों में परिवर्तन, जैसे रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो तत्व हैं ये क्या है, प्राकृतिक बुद्धि है। यानी प्रकृति के रहस्यों को, प्रकृति के गतिविधियों को, प्रकृति के क्रियाकलापों का ज्यों का त्यों समझना, वर्णन करना, पहचानना, व्यवहार करना, ये भी एक प्रकार की बुद्धि होती है जिसको इन्होंने नाम दिया है प्रकृतिवादी बुद्धि, जिसका इन्होंने बाद में अपने सिद्धांत में जोड़ा 1998 ईस्वी में। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकृतिवादी बुद्धि। ये भी एक प्रकार की बुद्धि। अगला है अस्तित्ववादी बुद्धि। किसी चीज़ का अस्तित्व है या नहीं, जैसे आत्मा के अस्तित्व की बात की जाए तो आत्मा के बिना तो कोई जीवित नहीं रहेगा। यानी गुप्त रहस्यों का, जिसकी किसी भी कार्य या किसी भी व्यवहार के अंतर्गत जो सारभूत तत्व है, उसका जो सूक्ष्म कारण है या सूक्ष्म आधार है, इसका पता लगाना भी क्या कहलाता है, अस्तित्ववादी बुद्धि। जैसे इस घटना के पीछे किसका हाथ था, ये अस्तित्ववादी बुद्धि बताएगी। इस प्रकृति के अंदर या इस प्रकृति के अंदर ऊर्जा का अस्तित्व किस कारण से है, जैसे सूर्य भगवान के कारण से। तो यानी किसी भी चीज़ के पीछे उसका वास्तविक और सूक्ष्म आधार खोजना, जीवन का सार तत्व खोजना, किसी सिद्धांत का सार तत्व खोजना, किसी सिद्धांत का सार तत्व खोजना, किसी व्यवहार या किसी सिद्धांत में या किसी घटना में उसके सूक्ष्म रहस्यों को, कार्य कारण संबंधों को खोजना, परिवर्तन के आधार को खोजना, वो सब क्या कहलाती है, अस्तित्ववादी बुद्धि कहलाती है। कि यानी इसका ये चीज़ है या नहीं है, नहीं है तो क्या है, किस रूप में है, क्यों है, ये सब सूक्ष्म रहस्यों का। यानी हम ये कहें कि हर चीज़ के पीछे जो आधारभूत तत्व हैं जिसके कारण से उसका अस्तित्व, जैसे हमारा अस्तित्व आत्मा के कारण से है, आपका अस्तित्व आत्मा के कारण से है। अगर आत्मा न होती तो हमारा अस्तित्व न होता। उसी तरह से अन्य जीव जंतुओं, वनस्पतियों में अस्तित्व का क्या कारण है, अस्तित्व यानी उसका वह तत्व है तो क्यों विद्यमान है, उस सूक्ष्म रहस्य को खोजने समझने वाली भी एक प्रकार की बुद्धि, जिसको उन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि कहा है। अब इन्होंने ये बताया कि ये सभी बुद्धियाँ जो हैं आपस में अंतःक्रिया करती हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा भाषाई है तो ऐसा नहीं कि उसको थोड़ा मोड़ा गणित नहीं आती होगी, उसको थोड़ा मोड़ा स्थान का समझ नहीं होगा, या उसे अपने प्रति, दूसरे के प्रति, प्रकृति के प्रति कुछ ज्ञान नहीं होगा ज्ञान, लेकिन उसके अंदर एक विशिष्टता आ जाती है। उसके अंदर क्या आ जाती है, एक विशिष्टता आ जाती है। अन्य भी व्यवहार होते हैं लेकिन उसके तुलना में वो थोड़ा मतलब गौण हो जाते हैं, वो मुख्य हो जाता है। इस प्रकार से 9 बुद्धि के प्रकारों में कोई न कोई बुद्धि विशेष हो जाती है, बकिया बुद्धि थोड़ा सा उसके साथ में होती है। इसीलिए इन्होंने बताया कि यह अर्ध रूप से, मतलब जो विशेष बुद्धि होती है वो अर्ध रूप से वह विशेष क्षमता रखती है और आधे में अन्य बुद्धि की क्षमताओं को वह शामिल किए हुए प्रदर्शित करती है। ऐसा नहीं कि ये बुद्धि, हाँ एक उन्होंने महत्वपूर्ण ये भी बात बताई कि यदि कहीं किसी व्यक्ति को चोट लगता है या घाव लगता है तो मानता हूँ कि उसकी कोई एक बुद्धि का नाश हो सकता है, सभी बुद्धि का नाश नहीं हो सकता। वो क्षमता कम हो सकती है परंतु अन्य क्षमताएँ उसका जो है जिस रूप में है, जिस तरह से, उसी तरह से होती रहती है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि इन्होंने बुद्धि के 9 प्रकार बताया। इन 9 प्रकार के माध्यम से बुद्धि अनेक कारणों के साथ क्रिया, व्यवहार इत्यादि का वह संपादन करती रहती है। इसका इन्होंने प्रमाण 3 का तो इन्होंने परीक्षण के आधार पर प्रमाण दिया, सिद्ध किया कि नहीं इस तरह से बुद्धि ये काम करती है। और इन्हें जो है इसके बाद जो 6 है उसका उन्होंने विकास के आधार पर, व्यक्तित्व के विकास के आधार पर, मानव जीवन के विकास के आधार पर और न्यूरो मनोविज्ञान के यानी नसों, जो नस का जो संरचना है मस्तिष्क से लेकर शरीर के अन्य भागों तक, और उसके बाद मानव व्यवहार के आधार पर इसका प्रमाण इन्होंने देते हुए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि इस प्रकार से अनेक कारणों से मनुष्य जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। वह बुद्धि 9 प्रकार की होती है और हर बुद्धि 9 प्रकार में आप आधा से ज़्यादा अपना प्रभाव रखती है और आधे में अन्य क्षमताओं को सम्मिलित रूप के साथ व्यवहार इत्यादि क्रियाकलाप प्रदर्शित करने में
अपना योगदान देती है। अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो गार्डनर ने 1983 ईस्वी में प्रतिपादित किया था, वह अनेक कारणों के साथ किस प्रकार से अपने व्यवहार, अपने क्रियाकलाप, अपनी गतिविधियों को संपादित करती है। आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।